अब हुआ स्टार्ट। तो ध्यान दे बेटा, कल अपन ने शायद पोर्टल सिस्टम तक पढ़ा था ना। चलिए एक बार वापस से देखते हैं। तो कल हमने जो बात करी उसके अंदर अपन ने कहा कि हमारी बॉडी में कुछ जगहों पे पर्टिकुलरली ब्लड पहुंचाने के लिए एक अलग सा यूनिक सा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या करेगा कि किसी ऑर्गन से ब्लड वापस से हार्ट के पास ले जाने की बजाय पहले ये किसी दूसरे ऑर्गन को पहुंचाएगा। बताएंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में था? इंटेस्टाइन और लिवर। ये इंटेस्टाइन से फूड कहां पहुंचाता है? लिवर के पास। तो लिवर को ऑक्सी ब्लड कहां से मिला? हेपेटिक आर्टरी। और फूड वाला ब्लड किससे मिला? हेपेटिक पोर्टल वेन। लिवर से ब्लड वापस लेकर के कौन जाएगा बेटा? हेपेटिक वेन ब्लड वापस से लेकर के जाएगी। फिर अपन ने कहा कि पोर्टल सिस्टम में दूसरा है हमारे पास हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो था हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बने थे उन्हें एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाने के लिए आपके पास था हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब अगली बात आती है अबाउट कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन, आप ध्यान दे बेटा, जैसे कि आप हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लिवर। पल्मोनरी वर्ड लंग्स। ऐसे ही कोरोनरी टर्म जो है वो यूज की जाती है हार्ट के लिए। तो जहां कहीं भी अगर कोरोनरी वर्ड आएगा तो हमेशा कोरोनरी वर्ड का मतलब क्या रहेगा? हार्ट। तो हार्ट के खुद के लिए जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। क्यों चाहिए समझेंगे। हमारे हार्ट के पास खूब सारा ब्लड आ रहा है, हमारा हार्ट खूब सारा ब्लड पंप कर रहा है, पर जितना ब्लड हार्ट के पास आता है और हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसमें से कोई भी ब्लड या उसमें से बिल्कुल जरा सा भी ब्लड हार्ट के खुद के काम नहीं आता। खुद के काम ना आने का मतलब है हार्ट की सेल्स को भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फूड चाहिए। वो जो ऑक्सीजन और फूड है वो इन्हें यहां से नहीं मिलता है। अब इसके लिए इनके पास, हार्ट के पास, एक अलग से सर्कुलेशन है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक में एक कैशियर होता है, ठीक। कैशियर का काम होता है कि आपको अगर कुछ पैसे डिपॉजिट कराने हैं, आपने कैशियर को दिए, कैशियर वो पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा आपके। आपको पैसे निकालने हैं तो आपके अकाउंट में से डेबिट करे और उतने पैसे आपको दे दिए। आप 1000 रुपए बैंक में जमा करने जाओ, कैशियर आपके खाते में 900 जमा करे, चलेगा? नहीं ना। यानी कि कैशियर जो पैसे रिसीव कर रहा है और जो पैसे आपको दे रहा है, क्या उसमें से अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल सकता है? नहीं। अगर जितने बच्चों के फादर बैंक में होंगे तो वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको जब बैंक से आप आते हैं तो आपको पूरा हिसाब दे के आना होता है कि आज पूरे दिन में इतना पैसा आया, इतना गया, उसके बाद बैलेंस अमाउंट ये है और ये रखा है बैलेंस अमाउंट। जब आपको हिसाब दे देते हैं उसके बाद ही आप बैंक प्रेमिसेस को छोड़ सकते हैं, यानी कि कैशियर उसमें से नहीं निकाल सकता। तो भाई कैशियर का भी अपना घर परिवार है, चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो उसको पैसे कहां से मिलेंगे? तो बैंक ने एक अरेंजमेंट बना रखा है कि बैंक उसे क्या देती है? सैलरी। ऐसे ही हार्ट की कहानी है। हार्ट के पास जो ब्लड आया और जो इसने पंप किया, क्या हार्ट उसमें से अपने लिए कुछ ब्लड रखेगा? नहीं। हार्ट क्या करेगा? उसके पास खुद का एक सर्कुलेशन है। कैसे है समझेंगे। ये बेटा हमारा हार्ट है और आपने कहा कि हार्ट में इधर आपका जो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे अराइज क्या हुआ था? एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज क्या हुआ? एओर्टा अराइज हुआ ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपने कहा कि यहां से निकला एओर्टा। ये जो एओर्टा है, अब इस एओर्टा से एक ब्लड वेसल बाहर आती है। ये जो ब्लड वेसल बाहर आई, इस ब्लड वेसल को बच्चे अब आप नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहा जाएगा इसे? कोरोनरी आर्टरी। तो एओर्टा से ब्लड किसे मिला? कोरोनरी आर्टरी को। ये जो कोरोनरी आर्टरी है
ये आगे चल करके दो ब्रांचेस में पहले डिवाइड होती है। जब डिवाइड हुई तो लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज बनी। ये जो लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये अब क्या करेंगे, यहां बनाएंगे कैपिलरी। तो इन्होंने हार्ट की वॉल में बेटा फॉर्मेशन किसका किया, कैपिलरीज का। तो कैपिलरी यहां बनी, और हम जानते हैं कि कैपिलरी के लेवल पर ही एक्सचेंज होता है। तो कोरोनरी आर्टरी से अब फॉर्मेशन किसका हुआ, कैपिलरीज का। तो सब यहां एक्सचेंज हुआ। अब एक्सचेंज के बाद यहां से ब्लड वापस लेकर के जाना काम होता है कोरोनरी वेन्स का, जो आगे करके कंबाइन करेंगे। तो यहां जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या हुआ, कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी वेन यहां पर बनी, और कोरोनरी वेन ने यहां से ब्लड कलेक्ट किया। कोरोनरी वेन जब यहां से ब्लड कलेक्ट कर लेगी, तो कलेक्ट करने के बाद अब ये बनाती है कोरोनरी साइनस, जो जाकर के ओपन हो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो यहां से अब ब्लड आगे लेकर के जाना, ये काम किसका था बेटा, कोरोनरी साइनस का। तो कोरोनरी साइनस यहां से ब्लड लेकर के गया, तो ब्लड वापस से किसके पास पहुंच गया, राइट एट्रियम के पास। यानी कि हमने अब तक जो बात करी है, वो हमने कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज हुआ बेटा, एओर्टा। एओर्टा से क्या राइज हुई, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई किसे किया, हार्ट मसल को। तो अपन ने कहा कोरोनरी आर्टरी बेटा सप्लाई करती है कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स को। तो इसने कार्डियक मसल को सप्लाई किया, और कार्डियक मसल्स को सप्लाई करने के बाद यहां से ब्लड कौन लेकर के आया, कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस ने फाइनली ला करके यहां इसे ड्रेन कहां कर दिया, राइट एट्रियम के पास। तो ये जो सर्कुलेशन था, ये सर्कुलेशन पर्टिकुलरली किसके लिए है, हार्ट की वॉल के लिए। तो हार्ट वॉल के लिए जो सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन को आपने क्या कहा, कोरोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि ये हमारा हार्ट, इसके अंदर से ब्लड आ जा रहा है। क्या हार्ट इसमें से न्यूट्रिशन एक्वायर करता है, नहीं। क्या इसमें से ऑक्सीजन लेगा, नहीं। क्या इसमें अपनी CO2 रिलीज करेगा, नहीं। अब यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा राइज हुआ, एओर्टा से बनी कोरोनरी आर्टरी, इसने बनाई कैपिलरी, और कैपिलरी सप्लाई करेगी हार्ट की वॉल को। ये जो वॉल है ना, मसल्स यहां है, इसको सप्लाई करना कोरोनरी आर्टरी का काम है। कोरोनरी आर्टरी ने इसे सप्लाई किया, और यहां से डीऑक्सी ब्लड लेकर के कौन गया, कोरोनरी साइनस, जिसने ले जाकर के ब्लड को ड्रेन कहां किया, राइट एट्रियम में। यानी कि जो यहां पर O2 मिले, न्यूट्रिएंट मिले, वो जिस ब्लड से मिले, ध्यान देंगे, वो ब्लड पंप लेफ्ट वेंट्रिकल से ही किया गया था। ध्यान देना, ब्लड पंप कहां से किया गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से। पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड मौजूद है, उस ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है ना। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया कोरोनरी आर्टरी के पास, ये कोरोनरी आर्टरी ने यहां सप्लाई दी इसे हार्ट की वॉल को, और फिर ये ब्लड लौट करके कहां आ गया, राइट एट्रियम में। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, इसको टिपिकली आप किसके अंदर काउंट करेंगे, सिस्टेमिक में या पल्मोनरी में, तो दोनों में से कहां काउंट करें, सिस्टेमिक में। क्योंकि आर्टरी आ कहां से रही है, एओर्टा से, और फिर जाके ड्रेन कहां हो रहा है, राइट एट्रियम में। सो इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आपके हार्ट की वॉल के लिए सर्कुलेशन है। फटाफट इसको लिखेंगे, फिर बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। यहां बेटा साइनस का मतलब है कि ये कंपैरेटिवली एक बड़ी वेन है, और इस वेन के अंदर वाल्व नहीं होते। तो बाकी वेन के कंपैरिजन में बड़ी है और वाल्व नहीं है। तो क्या हुआ, एक पूरा चैनल जैसा बन गया ना। तो चैनल जैसा बनने की वजह से इसको साइनस नाम देते हैं। नहीं,
एंडोथीलियम इपिथीलियम ही होती है, पर एंडोथीलियम आप तब नाम देते हैं जबकि अगर ये किसी डक्ट को अंदर की तरफ से लाइन कर रही हो, अंदर की तरफ से अगर कवर कर रही है, तो आप इसे नाम देंगे एंडोथीलियम। जैसे कि कैपिलरी के केस में या ब्लड वेसल के केस में सबसे अंदर जो सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया है, उसी को नाम दिया जाता है एंडोथीलियम। तो बेसिकली है एपिथीलिया ही। तो वह एंडोथीलियम ही है। जो ट्यूनिका इंटीमा आप कह रहे हैं ना, वो ट्यूनिका इंटीमा एंडोथीलियम है और कैपिलरी बस केवल वही होती है। डाउट क्लास के बाद? अच्छा, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में क्या हमें एक बार रिवीजन की आवश्यकता है? तो अगर आवश्यकता हो तो क्या हम शाम को कोई एक ऑनलाइन टाइप की क्लास प्लान करें, या फिर आपका जो है टेस्ट की टाइमिंग कल क्या 2 से 5 या सुबह 9 है? सुबह 9 से 12 ना? तो फिर एक काम करते हैं, शाम को रखते हैं, 7 बजे से रखें, क्योंकि मैं यहां से क्लास क्लास लेके लगभग 6 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। 8:30 के बाद? अच्छा, तुम लोगों को यूजुअली मेस में डिनर कितने बजे के आसपास मिल जाता है? 8:30 शाम वाले बच्चे भी आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, 9 से 10 तक रखते हैं। ठीक, रात में 9 से 10 तक रखें। 9 से 10, 10:30, जितना भी टाइम लगेगा। स्टार्टिंग अपन रखेंगे 9 बजे से और उसमें करेंगे कि जिस जिस बच्चे को जहां जहां डाउट होंगे वो आप मुझे डाउट बता देंगे और अकॉर्डिंगली उस टाइम पे जो भी एक्सप्लेन करना होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रात में अपन रखते हैं 9 बजे से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। देखो, अब बेटा अपने को अगली बात करनी है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। बस बातचीत बंद। तो कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन पे बात करते हैं। बताएंगे जरा, हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक? हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। यहां पे एनसीईआरटी लिखती है कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, एनसीईआरटी ने कहा है कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। तो कहा कि हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है? तो कहा कि दे आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब हुआ अंदर से। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से। ठीक, समझिएगा इस लाइन का मतलब। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? हार्ट रेट 72। क्या हार्ट रेट को 72 टू 75 या 70 से 75 बनाए रखने के लिए आपको बाहर से किसी सिग्नल की आवश्यकता है? नहीं। ये जो रेगुलेशन है, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? नोडल टिश्यू। भाई इंट्रिंसिक रेगुलेशन क्यों है? क्योंकि प्रोवाइड कौन कर रहा है? नोडल टिश्यू। और ये तो हम जानते ही हैं कि जो नोडल टिश्यू है वो बेटा बना किसका है? कार्डियक मसल का। तो नोडल टिश्यू किसका बना? कार्डियक मसल्स। क्योंकि जो नोडल टिश्यू इंट्रिंसिक रेगुलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कार्डियक मसल्स का बना है। दैट्स वाई आप अपने हार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? मायोजेनिक कहते हैं। हार्ट को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। और ये जो मायोजेनिक हर्ट हम यहां पर कह रहे हैं, इसमें आपको साथ में ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा था कि नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होता है और अलग अलग जो पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी की रेट्स क्या होती हैं? अलग अलग होती है। तो हमने कहा नोडल टिश्यू कैसा है बेटा? ऑटो एक्साइटेबल है। अलग अलग पार्ट की एक्साइटेबिलिटी की रेट्स क्या है? अलग अलग। तो हमारा हार्ट कैसा हुआ? मायोजेनिक है। अब ये जो मायोजेनिक हार्ट है, अब हमने कहा नॉर्मल एक्टिविटी तो रेगुलेट हो गई। बात आती है कि अगर एक्टिविटीज चेंज करनी हो, यानी कि अगर आपको यहां पर कोई रेगुलेशन चाहिए हो, तो रेगुलेशन आपके पास है बेटा दो तरह का।
रेगुलेशन कितने टाइप का है? दो। एक आपने कहा कि हार्मोनल रेगुलेशन है। इसी टॉपिक पे सबसे लास्ट लाइन में आ जाएंगे। क्या कहा एनसीईआरटी ने कि हार्मोनल रेगुलेशन में यहां पर नाम लिया है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन का। किसका नाम लिया बेटा? एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स का नाम लिया। कौन बच्चा बताएगा एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन का मतलब? कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। पेज 336 लास्ट की दो लाइनें देखेंगे। पेज नंबर 336 पे लास्ट की दो लाइंस। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन मिले। हार्मोन कौन कौन से हैं बेटा? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। देखेंगे एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन में कितने का नाम आया बेटा? दो। पहला हार्मोन कौन सा आ गया? एड्रिनलिन। दूसरा हार्मोन कौन? नॉर एड्रिनलिन। क्या लिखा है? हार्ट रेट घटाते हैं या बढ़ाते हैं? हार्ट रेट को क्या किया? इंक्रीज किया ना। तो इसने क्या किया? हार्ट रेट को इंक्रीज किया। अगला देखिए, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इसको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? ये क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। तो हमने कहा हार्ट रेट बढ़ी और दूसरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यहां पर बढ़ा। अब देखिए हार्ट रेट बढ़ी, इस बात को समझने में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें समझना यह है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है। तो आप मुझे बताएंगे एक कंडीशन ये जबकि हार्ट एकदम रिलैक्स्ड है, ठीक। कंडीशन ए जब हार्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंडीशन बी जब हार्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये रिलैक्स्ड ए और बी। बताएं ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस कंडीशन में है? ए या बी? ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहां है? बी। अगर आप ध्यान दें तो बी पर आप देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पहले से ज्यादा बढ़ा या घटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हुआ? कितने बच्चों को अभी ये बात समझ नहीं आई? फिर वापस से कोशिश करें। चलिए फिर एक बात देखते हैं। हमने कहा बच्चे कि हमारा हार्ट जो है जब ये रिलैक्स्ड है, तो रिलैक्स्ड कंडीशन में हार्ट का साइज ये है, ठीक। फिर आपने कहा कि जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम पर आपने कहा कि एक कंडीशन है जबकि हार्ट का साइज इतना हो गया और एक कंडीशन है जबकि हार्ट का साइज हुआ इतना। इस कंडीशन को मैं मान लेता हूं ए, इस कंडीशन को बेटा नाम दिया अपन ने ए और इसको नाम क्या दे दिया? बी। और ये है एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन यानी कि फुल डायस्टोल में है, तब हार्ट हमारा इतना है। तो बताओ मसल्स को ज्यादा फोर्स किस कंडीशन के लिए लगाना पड़ा? ए या बी? यानी कि बी पर क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा? बी पे कहा जा सकता है ना कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। तो आपने कहा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ गया। अब बताएंगे जब यहां फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो बोलो बेटा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम याद आ रहा है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या था? ये आपका कार्डियक साइकिल। इसमें हमने कहा था 3 फेज। बोलेंगे इस वाले फेज का नाम बताओ। ये क्या है? जेडी। ड्यूरेशन बताओ इसकी? 0.4। इस कंडीशन में एवी वाल्व ओपन की क्लोज्ड? ओपन। सेमिल्यूनर? इस कंडीशन का नाम? एएस के टाइम पे एवी वाल्व ओपन की क्लोज्ड और सेमिल्यूनर क्लोज्ड। इस कंडीशन का नाम? बीएस। बीएस पे एवी वाल्व और सेमिल्यूनर ओपन होते हैं। अब देखिए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हुआ कि वेंट्रिकल अपने सिस्टोल के एंड पे यहां है ना। वेंट्रिकल अपने सिस्टोल के एंड पे यहां है। यहां पर वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। तो बताओ अगर इस कंडीशन में मैं ईएसवी निकालूं और इस कंडीशन में ईएसवी निकालूं तो बोलो कंडीशन ए में ईएसवी ज्यादा होगा कि बी में?
ए में ईएसवी क्या है, ज्यादा। बी के अंदर ईएसवी क्या हुआ, कम। बी में ईएसवी क्या हो गया, कम। दोनों कंडीशन में ईडीवी तो सेम रहने वाला है। ईडीवी क्या रहेगा, सेम। और आपने निकाला था कि स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ईडीवी माइनस ईएसवी। तब मैंने आपसे कहा था ना, ये कैलकुलेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये चीज समझने के काम आती है। अब देखिए, ईडीवी आपका कितना था बेटा, 120। ईएसवी कितना था आपका, 50। पर अब तो आप कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा तो ईएसवी घटेगा। क्या ईएसवी को 50 से घटा के 40 कर ले? ईएसवी को 40 कर लेते हैं। अगर 40 किया तो बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 80 हुआ ना। यानी कि जब एनसीईआरटी कहती है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वेंट्रिकल ज्यादा सिस्टोल कर रहा है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल ज्यादा करेगा तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहां पे क्या हुआ, घटा। अब जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम घटा तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने का मतलब है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। और ध्यान देंगे, अगर बच्चे हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दोनों बढ़े तो इनके बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाया, इन्होंने हार्ट रेट भी बढ़ाई और साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ाया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, ज्यादा। बोलो इतनी बात समझ में आई? फटाफट इसको लिखें, फिर न्यूरल रेगुलेशन पे आते हैं। हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हार्ट की वॉल में जो सर्कुलेशन है, इट इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बेटा, केवल हार्ट रेट का इंक्रीज होना अलग बात है, और हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का बढ़ना अलग बात है। ठीक, जब ये दोनों, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो आप ये नहीं कह रहे कि फुली रिलैक्स होगा, आप बस इतना कह रहे हैं कि फुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर रिलैक्सेशन बढ़ता तो बेटा ये ईडीवी बढ़ जाता ना। केवल हार्ट बीट, जब अगर हार्ट वीक हो, अगर हार्ट वीक होगा तो वीक हार्ट के केस में हार्ट बीट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा। क्या आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़े।
डन ना? चलिए अब देखो, अब बेटा अगला जो रेगुलेशन आता है यह है न्यूरल रेगुलेशन। यानी कि रेगुलेशन कितनी चीजें करती हैं? दो। पहला किसने किया? हॉर्मोन्स ने। दूसरा रेगुलेशन कौन प्रोवाइड करेगा? नर्वस सिस्टम। क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन में मेडुला नाम का एक भाग पाया जाता है? आपको पता है कि मेडुला में ही वोमिट सेंटर होता है, मेडुला के अंदर आरआरसी होता है, मेडुला के अंदर कार्डियक सेंटर होता है। यानी कि मेडुला कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडुला में जरा भी डैमेज हुई तो डैमेज होते ही ब्रीदिंग खत्म। डैमेज होने पर क्या हार्ट रेट जीरो हो जाएगी? नो। हार्ट क्या है? ऑटो है ना, ऑटो एक्साइटेबल है। तो मेडुला में डैमेज होने पर हार्ट रेट जीरो नहीं होगी, पर हार्ट रेट पे रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मेडुला में आपने कहा कि एक सेंटर पाया जाता है जिसको नाम देते हैं कार्डियक सेंटर। क्या कहा जाता है? कार्डियक सेंटर। तो ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट के अंदर एक सेंटर है जिसको अपन ने नाम क्या दिया बेटा? कार्डियक सेंटर कहा। ये जो कार्डियक सेंटर है, यहां पर एक्चुअली इसमें दो पार्ट होते हैं। एक कहा जाता है कार्डियो एक्सिलरेटर और एक को बोलते हैं कार्डियो इनहिबिटरी। तो एक का नाम क्या है? कार्डियो एक्सिलरेटर और दूसरे का नाम है कार्डियो इनहिबिटरी। पर एनसीईआरटी इन दोनों में से किसी का नाम नहीं लेती है। एनसीईआरटी सिंपली कहती है कार्डियक सेंटर के बारे में जो कहां है? मेडुला में। अब ये जो कार्डियक सेंटर है, ये बेटा अपना सिग्नल भेजता है दो तरीके से, या कार्डियक सेंटर से सिग्नल दो तरीके से जाते हैं। पहला, यहां पर ये अपना सिग्नल भेजेगा बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू जा रहा है सिग्नल? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जाएगा। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, क्या आप जानते हैं कि एएनएस का एक पार्ट है? सो इट इज अ डिवीजन ऑफ एएनएस। और एएनएस क्या होता है ये अपने को पता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऐसे बात करते कितने लोगों को नहीं पता एएनएस क्या होता है? सबको पता है? चलो, एक दो बालकों ने हाथ उठाए, ध्यान दें। अपना राइट हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे कर ले। ठीक। आपकी नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहां है? सीएनएस में। जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितनी इंफॉर्मेशन जानी है, सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन होता है? सीएनएस। अब सीएनएस तो केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, बाकी बॉडी में भी नर्व चाहिए। तो बाकी बॉडी में जितना होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बोलो क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो डिवीजन होते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पहला कौन होगा? सोमैटिक। ये आपके अंदर वॉलेंट्री फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। अभी जब मैंने कहा कि अपना राइट हाथ ऊपर उठाओ, तो उस टाइम पे आपके इंटरनल ईयर के पास इंफॉर्मेशन गई, इट वॉज प्रोसेस्ड बाई ब्रेन। ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन सोमैटिक नर्व्स के थ्रू कहां भेजी? राइट हाथ के पास। राइट हैंड की मसल्स ने अपना काम किया और मसल्स के काम करने की वजह से आपने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया। तो अभी काम किसने किया? सोमैटिक ने। कौन से काम करता है? वॉलेंट्री। कौन से काम करता है? वॉलेंट्री। अब दूसरी तरफ बॉडी में कई सारे इनवॉलेंट्री काम भी होते हैं। अभी आप क्लास में आने से पहले तुम में से कम कुछ बालक तो नाश्ता करके आए होंगे। करके आए ना? जरा अपना डाइजेशन बंद करो। कर सकते हैं क्या? नहीं ना? यानी कि ये फंक्शन वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? जितना भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है, उसके लिए जो सिग्नल लेकर के जाता है वो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। कौन लेकर के जाएगा? एएनएस। तो एएनएस कैसे फंक्शन रेगुलेट करता है? इनवॉलेंट्री। वहीं पर सोमैटिक कैसे रेगुलेट करेगा? वॉलेंट्री। तो यहां पर ये जो एएनएस है, इसके अंदर डिवीजन होते हैं दो। पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पहले का नाम सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके अंदर, इसे हम कहते हैं कि ये 3F के लिए जिम्मेदार होता है।
3F का मतलब है, पहले F का मतलब होता है फ्राइट। फ्राइट यानी कि डर। जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, तब आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जाहिर सी बात है, जब आप डरे हुए होंगे तो अपने लिए आप खतरा महसूस करेंगे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, पहला है फाइट और दूसरा है फ्लाइट। फाइट का मतलब है कि जो भी चीज है उससे लड़ें, या दूसरा विकल्प यह है कि आप वहां से क्या करें, भाग जाएं। ठीक। तो पहले एफ का मतलब क्या होता है, फ्राइट। फ्राइट मतलब डर। दूसरा फाइट यानी कि लड़ना। और तीसरा फ्लाइट यानी कि वहां से भाग जाना। इन कंडीशंस में आपके अंदर काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा कि रोड पे आप अपनी साइकिल या बाइक या स्कूटी से जा रहे थे, अचानक से कोई ऑटो वाला या कोई दूसरा साइकिल या बाइक वाला अचानक से, कभी लगता है रोड पे अचानक से प्रकट हो जाता है। ठीक। कहीं से इतनी तेजी से निकल के आ गया कि आपको समझ ही नहीं आया कि आया कहां से। ठीक। वो ठीक आपके सामने। जब भी ऐसा होता है और अब आपको लगे कि अब एक्सीडेंट होने वाला है और कैसे भी एक्सीडेंट होने से बच गया, तो आपने फील किया होगा कि आपके कान गर्म हो जाते हैं, है ना? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। न केवल हार्ट रेट बढ़ जाती है, बल्कि आपको बाकायदा हार्ट की पंपिंग फील होने लगती है। क्यों फील हुई? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा। तो ये क्या थी, डर वाली सिचुएशन थी ना। अब डर वाली सिचुएशन में अपन ने कहा कौन काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो यहां कार्डियक सेंटर जब बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो कि डिवीजन ऑफ एएनएस है, उसके थ्रू सिग्नल किसे भेजेगा, तो अपन ने कहा कि इसने सिग्नल भेजा ऐसे नोड को। किसे भेजा बेटा, ऐसे नोड को सिग्नल मिला। जब ये सिग्नल मिला, देन देयर विल बी रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। क्या रिलीज होने वाला है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा। और ये नॉर एड्रेनलिन कहां रिलीज होगा, सो इट विल बी रिलीज्ड एट एस ए नोड। कहां रिलीज होगा बेटा, एस ए नोड पर। तो एस ए नोड पर क्या रिलीज हुआ, नॉर एड्रेनलिन। ये जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हुआ ऐसे नोड पर, ये क्या करेगा, तो अभी आप देखें, आप कह चुके हैं कि नॉर एड्रेनलिन हार्ट रेट बढ़ा देता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी बढ़ाता है। यही चीज जो हमने यहां पर याद की वहां भी काम आ गई। तो अपन ने कहा कि ये क्या करेगा कि एक तो हार्ट रेट बढ़ाएगा, और दूसरा आपने कहा कि हार्ट रेट बढ़ाने के अलावा ये स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब अगर हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने की वजह से आपके अंदर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करे, तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ा देगा। अगर हम हार्ट पर आर्टिफिशियली नॉर एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दें, तो बताओ हार्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। यहां ध्यान देंगे, ये जो नॉर एड्रेनलिन है, ये बेटा न केवल हार्मोन की तरह काम करता है, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हुआ कि ये जो न्यूरॉन आए, इन्होंने आकर के हार्ट को सप्लाई दी, तो न्यूरॉन हार्ट पे आकर के केमिकल रिलीज करेगा। जो केमिकल रिलीज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वहीं पर जब अगर कार्डियक सेंटर को हार्ट रेट घटानी है, हार्ट रेट क्या करनी है, घटानी है, यही कार्डियक सेंटर क्या करेगा कि ये सेंड करेगा पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल। अब सिग्नल कैसे जाएंगे, पैरा सिंपैथेटिक सिग्नल जाते हैं। तो हमने कहा कि अब यहां पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल हैं, ये जाएंगे और इन्हें लेकर के जाती है बाई वेगस नर्व। क्या हमने वेगस नर्व का नाम सुना है? ये वेगस नर्व आपकी क्रीनियल नर्व्स में से 10वें नंबर की है। कौन से नंबर पे आती है, 10 नंबर पे आती है। हमारे ब्रेन से जितनी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व। और हमारे अंदर इनका नंबर होता है 12 पेयर। तो बोलो क्रेनियल नर्व अपने अंदर कितनी है, 12 पेयर। इनमें से 10वें नंबर की जो नर्व है, इसका नाम होता है वेगस नर्व।
ये वेगस नर्व क्या कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल लेकर के आ रही है। जो ये सिग्नल लेकर के आ रही है, इसकी वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज हुआ बेटा, एसिटाइल कोलिन। कहां रिलीज हुआ, ऐसे नोड पर। देखेंगे एसीएच का मतलब क्या है यहां, एसिटाइल कोलिन। तो एसीएच का बेटा पूरा नाम है एसिटाइल कोलिन। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ध्यान देंगे, यहां क्या रिलीज हुआ था, नॉर एडिनलिन। यहां रिलीज क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन। तो ध्यान देना, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सिग्नल कौन लाता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है। ये यहां पर ऐसे नोड पर एसिटाइल कोलिन रिलीज कराता है, और ये ऐसे नोड पर रिलीज कराता है नॉर एडिनलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये हार्ट रेट को घटा देगा। इसने क्या किया बेटा, हार्ट रेट को घटा दिया। पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि हार्ट रेट के अलावा स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स को भी क्या करता है, कम कर देता है। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इसको भी क्या किया बेटा, घटा दिया। अब देखिए, हार्ट रेट का कम होना तो हमें समझ में आता है, हमें समझना ये कि स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स के कम होने का मतलब क्या है। तो ध्यान देंगे, अगर ऐसे नोड से लेकर के पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचने में इंपल्स को जो टाइम लगता हो, वो टाइम अगर बढ़ जाए, तो सोच के बताना हार्ट रेट बढ़ेगी कि घट जाएगी। फिर से सुनेंगे, ऐसे नोड से पुरकिंजे फाइबर तक इंपल्स को पहुंचने में लगने वाला टाइम बढ़ रहा है, तो हार्ट रेट घटी या बढ़ी, कम हो गई ना। कारण, हार्ट को अब एक कार्डियक साइकिल में टाइम लगेगा ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा हार्ट रेट उतनी ही कम। यानी कि एनसीईआरटी चाहे कहे कि हार्ट रेट कम करता है, चाहे कहे स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स कम करता है, दोनों में से कुछ भी कहा जाए, दोनों बातों का मतलब तो यही है ना। यानी कि स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स जब कहा कि कम हो रही है, तो घुमा फिरा के बात यही कही जा रही है कि हार्ट रेट घटी है। जब अगर हार्ट रेट कम हुई, तो इसके कम होने की वजह से बोलेंगे बेटा कार्डियक आउटपुट घटेगा या बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम। तो हार्ट को वेन एवर सिंपैथेटिक सिग्नल मिलेंगे, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बढ़ता है। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल मिलेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई, लिखो इसे जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, एक काम करेंगे, वो ऑनलाइन वाली क्लास जो स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि अपने शेड्यूल क्लास तो होगी नहीं, तो एक स्पेशल क्लास की तरह उसे क्रिएट करके, मैं मतलब बोल दूंगा करने को, तो उसे क्रिएट करके जो टेलीग्राम वाला चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। तो अगर आपके आसपास और कोई बच्चा अगर उस चैनल पे ना हो, तो आप उसे फॉरवर्ड करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अपना काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या बेटा, हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम कम, हार्ट रेट अगर घटी तो कार्डियक साइकिल का टाइम ज्यादा। आपने हार्ट रेट कैसे निकाली थी, 60/72 ही निकाली थी ना।
अगर 72 को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, 0.8 कम हो जाएगा ना, 72 से कम करोगे 0.8 बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मेन जो पंप है आपके पास वो वेंट्रिकल है। एट्रिया को अपन प्राइमर पंप कहते हैं कि वो बस केवल वेंट्रिकल तक थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन जो पंप है वेंट्रिकल है। आगे बढ़े, चलिए अब जरा फिर से ध्यान देंगे। एनसीईआरटी अब बेटा बात करती है डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हाइपरटेंशन की। बोलो हाइपर मतलब कम या ज्यादा? तो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोई भी ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल से ज्यादा हो, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा? 120/80। तो 120/80 जो है ये, अगर इससे ज्यादा हो तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। पहली कंडीशन क्या कही एनसीईआरटी ने पहली लाइन में? कि कोई भी ब्लड प्रेशर जो 120 80 से ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसी पेज पर यानी कि यहीं पे सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ना, जहां 140/90 लिखा है वहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? 140/90। यानी कि जो हम इसे बटे या ऑब्लिक या बाई पढ़ते हैं, तो क्या इसे बाई पढ़ा जाता है? नहीं, पढ़ते क्या है इसे? ओवर। क्या पढ़ा जाता है? ओवर। तो बोलो इसे क्या कहेंगे आगे से? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 120/80 नहीं कहेंगे, कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इन दो वैल्यूज में से ये जो 80 है, बताओ बेटा ये डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक? ये कौन सा है? डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इसको आपने कहा कि यह है डायस्टोलिक प्रेशर। समझिएगा, जो ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो एपरेटस हम काम में लेते हैं, इसका नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। एपरेटस का नाम क्या बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर नाम होता है। ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, आर्टरी में नापेंगे या वेन में? तो किसके अंदर नापेंगे? आर्टरी में। समझिएगा, लेफ्ट आर्म में क्यों नापा जाता है उसका एक कारण होता है। पहली बात, आपकी जो लेफ्ट आर्म है ये आपके हार्ट से कंपेटिबली ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू राइट आर्म। दूसरा, आप जो आर्टरी में ब्लड प्रेशर नापते हैं वो आर्टरी में ब्लड फ्लो को बंद करके फिर चालू करना इस बेसिस पे होता है। ठीक? तो इसके लिए अब आपको बॉडी में एक ऐसा पार्ट चाहिए जहां का ब्लड प्रेशर आप बंद कर सकें, जहां का ब्लड आप बंद कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, गर्दन पे तो बंद कर नहीं सकते, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं? आर्म पे। और आर्म पे क्यों करते हैं? क्योंकि जहां पे आप देखो हम यहां नापते हैं, ये ब्रेकियल आर्टरी होती है यहां, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ये ब्रेकियल आर्टरी की पोजीशन आपके हार्ट की पोजीशन के लगभग बराबर है। यानी कि हार्ट में जितना प्रेशर होगा वही सेम प्रेशर यहां रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए हम ना पैर में नापते हैं क्योंकि पैर इससे नीचे, ना हम नेक में नापेंगे क्योंकि नेक इससे ऊपर है। तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली अपन ने नापा कहां? आर्टरी के अंदर। अब देखें, 80 यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि वेंट्रिकल अभी डायस्टोल में है। वेंट्रिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो उस टाइम पर आपकी आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना होता है बेटा? 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वहीं पर
जो 120 है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। 120 क्या होता है बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर है। तो 120 आपका हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है उस टाइम पर आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना आएगा? 120। कितना आया? 120। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक। 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। अब अपनी राइट आर्म की ये दो उंगली, दाहिने हाथ की ये दो उंगली लेफ्ट हाथ के नीचे रखो। नीचे रखा। ये दो उंगलियां अंगूठे के नीचे अपनी कलाई पे यहां रखो। अंगूठे के नीचे अपनी कलाई पे यहां, और थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करो। किया? क्या पल्स फील हुई? यहां पे रखना है। यहां पे क्या पल्स फील हो रही है? पल्स फील हुई ना? ऐसे करके हाथ पकड़ना नहीं है, कहीं भागेगा नहीं। थोड़ा पोलाइटली, ठीक? बस ऐसे रखा और यहां पे थोड़ा सा प्रेस किया। क्या आपको पल्स फील हो रही है? ये जो पल्स है, अब इसमें ध्यान देना, जब ये कंडीशन है, अच्छा कोई बालक जिसको फील ना हुई हो? इसके पैर देखो सीधे कि उल्टे हैं? सीधे है ना? हाँ नहीं, अगर उल्टे हो तो अपन चलते हैं बाहर, इसको यहां बैठने देते हैं आराम से। चलो ध्यान दो। यहां पे जब आपने देखा तो आपने कहा कि अगर बेटा, ध्यान से सुनेंगे, अपन ने कहा कि जब ये कंडीशन थी तो प्रेशर था 80, ये हुई तो ये था 120। ये वाली कंडीशन में ये कितना? ये अब मुझे बताओ आपको फील कितना प्रेशर हुआ? 80 या 120? फील कितना हुआ? आपको फील हुआ 40, क्योंकि पहले यहां कितना था? 80 था, है ना? अब हुआ 120। तो जो फील होगा वो डिफरेंस ही तो फील होगा ना। ये जो डिफरेंस फील होता है इसी को बेटा अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या कहा जाता है? पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है पल्स प्रेशर। और ये जो पल्स प्रेशर है ये आपके अंदर कितना होगा? तो ये हो जाएगा सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। कितना आ जाएगा? 40। कितना हो गया? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जिसको आपने क्या कहा कि ये पल्स प्रेशर है। अब आगे एनसीईआरटी कहती है कि अगर रिपीटेड चेक्स में, एनसीईआरटी ने कहा कि अगर रिपीटेड चेक्स में अगर ये जो ब्लड प्रेशर है ये 140 ओवर 90 से ज्यादा आता हो तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। तो ये कंडीशन कही जाएगी हाइपरटेंशन। तो इसको क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। अब दोनों बातों में मतलब समझना, जो पहली लाइन में बात कही थी और अब कही जा रही है, दोनों में अंतर समझिए। अगर मान लो मेरा ब्लड प्रेशर बेटा 125 ओवर 85 है, तो क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? नहीं है। नॉर्मल तो 120/80 था ना। ये नॉर्मल से ज्यादा है। ये नॉर्मल से ज्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल। पर क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है? तो हाई बीपी की बीमारी की शुरुआत कहां से होती है? 140/90 से। जबकि 120/80 से ऊपर होते ही आप इसे क्या कह देंगे? हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? 120/80 से ऊपर। अगर रिपीटेड चेक्स क्यों कहा? कभी कभी कई बार क्या होता है कि जब भी अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपने ज्यादा नमक वाला पानी पी लिया तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अपना बीपी चेक किया और एक बार आपको पता चलता है कि आपका बीपी 150 और 100 है, तो तुम पहली बार में आपको हाइपरटेंशन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका बीपी चेक किया, डॉक्टर को अगर लगा कि बीपी लगभग इस रेंज में या इससे ऊपर है, तो डॉक्टर तुरंत आपसे कुछ नहीं कहेगा। वो आपको कहेगा कि एक काम करना, 3 दिन बाद फिर आना। ठीक?
जब आप 3 दिन बाद फिर आएंगी तो वापस से आपने डॉक्टर को उसका प्रेस्क्रिप्शन दिया, उसने फिर से आपका बीपी चेक किया, देखा कि क्या वापस से बीपी ज्यादा आ रहा है, ठीक। फिर कई बार होता है कि एक बार फिर बुलाते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद फिर वापस से आना, फिर वापस से चेक किया। अगर परसिस्टेंटली बार बार अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? हाइपरटेंशन। बोलो अगर एक बार इससे ज्यादा आया तो क्या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है? नहीं। अब ये जो हाइपरटेंशन है ये बेटा हार्म करती है सबसे ज्यादा 3 ऑर्गन्स को। जो ऑर्गन हार्म होते हैं उनमें सबसे पहला हार्ट। समझिए, ब्लड पंप किसे करना है? हार्ट को। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ने पे सबसे ज्यादा जो समस्या होगी वो भी हार्ट को ही होने वाली है। तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा हार्म होने वाले ऑर्गन्स में पहले नंबर पे कौन आ गया? हार्ट। दूसरा आ जाता है ब्रेन। अगला क्या गया? ब्रेन। बेटा जितने लोगों को पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस के ज्यादातर पेशेंट के अंदर इसका कॉज हाई ब्लड प्रेशर रहा होता है। कहीं ना कहीं पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर रहा होगा, उसी पेशेंट को पैरालिसिस अटैक्स आते हैं। तो पैरालिसिस क्यों हुआ समझिए। हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली खूब सारी कैपिलरीज हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये कैपिलरी रप्चर हुई तो ब्लड क्लॉटिंग होगी। जहां जिस एरिया की कैपिलरी रप्चर हुई उस एरिया को ब्लड सप्लाई बंद, वहां के न्यूरॉन की डेथ। अब वो एरिया बॉडी में जिस किसी पार्ट को रेगुलेट करता होगा, क्या वो पार्ट अपना काम कर पाएगा? नहीं। जब वो अपना काम नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा सीवीए। पूरा नाम होता है सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट कहा जाता है। और इसकी वजह से हो जाता है क्या? तो अपन ने कहा कि जब भी ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है? पैरालिसिस। तो पैरालिसिस हो सकता है। अगला, ये हार्म करता है किडनी को। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा बेटा? किडनी अफेक्ट होती है। किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो ऑलरेडी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के प्रेशर की वजह से होता है। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ऑलरेडी प्रेशर पे होती हैं। बाहर बोमेन कैप्सूल, अंदर ग्लोमेरुलस। यहां ऑलरेडी प्रेशर है। अब क्या होगा? अगर बीपी बढ़ेगा तो इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। यहां की सेल्स डैमेज होंगी। अगर ये डैमेज हुई तो किडनी के फंक्शन अफेक्ट होंगे। तो अगला ऑर्गन अफेक्ट कौन हुआ? किडनी। वैसे तो हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में बॉडी का कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो अफेक्ट ना होता हो। हर ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो कितने ऑर्गन पे आया? 3। पहला कौन हुआ? हार्ट। दूसरा ब्रेन। और तीसरा किडनी। ये 3 ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो बोलो हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले ऑर्गन कौन? हार्ट, ब्रेन, किडनी। ये 3 ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट यहां पर होते हैं। फटाफट इतना लिखेंगे फिर बात करते हैं अगली कंडीशन अथेरोस्क्लेरोसिस की। क्योंकि बेटा ब्लड में अगर सॉल्ट बढ़ेगा तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है ब्लड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ब्लड में प्लाज्मा बढ़ जाएगा। और अगर प्लाज्मा बढ़ा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ें।
अगर आप एक टर्म की बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है 120/80 से ऊपर कुछ भी। जब आप एक डिजीज की बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो वो डिजीज कब बन जाती है? जब अगर ये रिपीटेडली 140/90 से ज्यादा रहता हो तो हाइपरटेंशन डिजीज है। ये तब होगी जब 140/90 से ज्यादा होगा तो। आगे बढ़े, ध्यान दो। देखिए, अगला बेटा एनसीईआरटी लिखती है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस को एक और नाम दिया है ना, क्या नाम दिया है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसका एक और नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो बताएंगे इसके अंदर अफेक्ट कौन सी आर्टरी हो रही है? कोरोनरी आर्टरी। तो ब्लड सर्कुलेशन किस ऑर्गन के लिए अफेक्ट होने वाला है? हार्ट। क्या कोरोनरी आर्टरी के अफेक्ट होने से ब्रेन के लिए ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा? नहीं। कोरोनरी वर्ड का मतलब ही क्या है? हार्ट। तो अगर कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट हुई तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होने वाला है? हार्ट। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर होता क्या है? तो हमने यहां पे कहा कि देयर इज डिपोजिशन ऑफ, किस किस का डिपोजिशन होगा? तो हमने कहा कि डिपोजिशन फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू। फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू, ये चार चीजें हैं जिनका यहां डिपोजिशन हो सकता है। किस किस का हुआ बेटा? फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू। इनके डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है? ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा? नैरो। तो अपन ने कहा कि कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है यानी कि अंदर की जगह है, वो क्या हो जाती है? इसके अंदर नैरो हो जाएगी। और अगर ये नैरो हुई तो अब इसकी वजह से ब्लड फ्लो टू हार्ट वॉल, ये क्या हो जाएगा बेटा? कम। तो हार्ट वॉल के लिए ब्लड फ्लो क्या होता है? घट जाता है। अब यहां देखेंगे एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि हम अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं कई बार, कि ये डिपोजिशन होता कहां है। तो हम जैसे ही पढ़ते हैं ना कि ल्यूमेन नैरो होती है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो डिपोजिशन है ये आर्टरी में कहां होगा? ल्यूमेन में। कितने लोग मानते हो कि डिपोजिशन आर्टरी में ल्यूमेन के अंदर होता है? कहां होता है? ल्यूमेन में नहीं होता। कहां होगा डिपोजिशन? ल्यूमेन सरफेस पे ना। ध्यान देंगे, यहां पे कहानी ये है कि ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक। इस कोरोनरी आर्टरी की वॉल में ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये हो गई ट्यूनिका मीडिया, और मीडिया के बाद फिर आपने कहा कि ये हो गई अंदर की तरफ ट्यूनिका इंटरना। अंदर की तरफ क्योंकि आर्टरी है तो ल्यूमेन थोड़ी सी नैरो कर देते हैं, तो आपने कहा ये सबसे अंदर की तरफ हो गई ट्यूनिका इंटीमा। तीन लेयर होती है ना। हम अभी क्या मान रहे हैं कि डिपोजिशन कहां होता है? अंदर। अंदर नहीं होता। डिपोजिशन जो होता है वो एक्चुअली इसकी वॉल में होता है। डिपोजिशन कहां होगा? वॉल में। अब ध्यान देना, वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हुआ। अभी डिपॉजिट छोटा है। अब ये डिपॉजिट धीमे धीमे क्या हुआ कि ये बड़ा होने लगा। डिपॉजिट क्या हुआ? बड़ा। अब ध्यान देंगे, यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना में कौन से फाइबर है? कोलेजन। क्या कोलेजन फाइबर इलास्टिक होता है? नहीं। इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो क्या आप ट्यूनिका एक्सटर्ना को बाहर धकेल सकते हैं? नहीं। वहीं पर ट्यूनिका मीडिया में कौन था? इलास्टिक फाइबर, इसे तो पुश किया जा सकता है। और ट्यूनिका इंटरना में या इंटीमा में वहां तो केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया थी। तो केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है। इस वजह से अब क्या होगा कि ये जो आपकी आर्टरी थी, अब इसकी आर्टरी में क्या हुआ कि हमने कहा कि ये सब एक डिपोजिशन यहां डेवलप हो गया। डिपोजिशन के डेवलप होने की वजह से अब क्या होगा कि जो ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया
अगर ये डिपोजिशन चाहे तो भी इस ब्लड वेसल को बाहर पुश नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर कोलेजन फाइबर है। अब देखो थोड़ी सी ट्यूनिका मीडिया क्या होगा, इधर भी आ जाएगी। तो अब ये डिपोजिशन कहां हुआ, वॉल में। कहां हुआ डिपोजिशन बेटा, वॉल के अंदर। अब अगर ये डिपोजिशन वॉल में हुआ तो इसकी वजह से अब ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन पहले से नैरो हुई कि नहीं, ल्यूमेन पहले से क्या हो गई, नैरो। तो बोलो डिपॉजिट कहां होता है, वॉल में कि ल्यूमेन में, वॉल में। और नैरो क्या होता है, ल्यूमेन। समझना, अगर ये डिपोजिशन बेटा ल्यूमेन में होता ना, तो इस डिपोजिशन को निकालना बहुत आसान काम था। जब हम हार्ट में स्टेंट डाल सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, तो इस डिपोजिशन को निकालने में दिक्कत थी नहीं, आराम से निकल आता। पर डिपोजिशन वॉल के अंदर होता है, ल्यूमेन में है ही नहीं। क्योंकि वॉल में हो रहा है, तो यहां से इस डिपॉजिट को निकालने के लिए अब आपको इसे करना पड़ेगा डैमेज, इसे काटना पड़ेगा ना, तभी निकलेगा। और इसे काटना अपने आप में बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो इसीलिए अपन ध्यान रखेंगे कि नैरो क्या होने वाला है, ल्यूमेन। पर डिपोजिशन कहां होता है, वॉल में। तो अपन ने कहा कि इन चीजों का जो डिपोजिशन होगा, ये डिपोजिशन कहां होता है, वॉल में। तो डिपोजिशन वॉल में हो रहा है, जबकि नैरो क्या होने वाली है, ल्यूमेन। ल्यूमेन अगर नैरो हुई तो हार्ट वॉल के लिए ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम। ये इस बीमारी का सबसे पहला चरण है। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। सबसे पहले क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस हुई, या अपन ने कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई। अगर पेशेंट मान लो हर साल 6 महीने में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराता है, हेल्थ चेकअप के दौरान डॉक्टर की पकड़ में आ गई, डॉक्टर ने कहा कि साहब अथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक करा लो। तो पेशेंट ने अपनी मान लो लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट पे ध्यान दिया, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब मान लो पेशेंट अगर अपना मेडिकल चेकअप ना कराता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये जो ल्यूमेन नैरो हुई है, इसकी वजह से अब अगला स्टेप आता है। तो अगले चरण का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। अगला चरण क्या है बेटा, एंजाइना पेक्टोरिस, या इसको सिर्फ एंजाइना कहा जाता है। समझिएगा, एंजाइना वर्ड का मतलब है पेन। एंजाइना मतलब पेन। हमारी जो चेस्ट मसल्स हैं, इन्हें पेक्टोरल मसल कहा जाता है। चेस्ट मसल का नाम क्या है, पेक्टोरल मसल। चेस्ट में पेन फील होगा तो हमें क्या लगेगा कि पेन कहां हो रहा है, पेक्टोरल मसल्स में ना। इसीलिए डिजीज को क्या नाम दिया है, एंजाइना पेक्टोरिस नाम दिया है। ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, इसमें पढ़ें एक्यूट चेस्ट पेन है कि क्रोनिक है। एक्यूट का मतलब अचानक कि लंबे समय से, अचानक। तो यहां जो चेस्ट पेन होगा वो अचानक होगा कि लंबे समय तक चलता रहेगा, अचानक होगा। तो कहा यहां पे हुआ एक्यूट चेस्ट पेन। और ये एक्यूट चेस्ट पेन हुआ क्यों, तो हमने कहा ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई किसके लिए डिक्रीज हुई बेटा, कार्डियक मसल्स के लिए। तो ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के लिए जब अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, तो ये ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने पर जो कंडीशन अराइज होगी, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। यहां पे देखो अब क्या हुआ, कार्डियक मसल्स को इधर ब्लड कम मिलने लगा था। जब ब्लड कम मिल रहा था, बेचारे कैसे काम चला रहे थे। जब थोड़ा सा और कम हुआ, तो अब कार्डियक मसल ने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। जब कार्डियक मसल ने रोना शुरू किया, तब आपको क्या हुआ, पेन होने लगा। जब हार्ट में पेन हुआ, तो इसी कंडीशन को आपने क्या कहा, एंजाइना। पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज ग्रुप, बट इट इज मोर कॉमन। तो मोर कॉमन किसके अंदर है, तो कहा कि ये मोर कॉमन है इन मिडिल एज एंड एल्डरली। तो किसके अंदर ज्यादा कॉमन है बेटा, मिडिल एज और एल्डरली लोगों के अंदर ये ज्यादा कॉमन है। तो अपन ने कहा कि मिडिल एज और एल्डरली लोगों के अंदर ये डिजीज कंपेटिबली क्या है, कॉमन। तो अगली कंडीशन कौन सी आई, एंजाइना। अब देखिए, कई बार हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी अगर बात करें, तो हमारे स्टमक का कार्डियक पार्ट यही है, जिसके अंदर ईसोफेगस ओपन होता है।
कई बार होता है कि स्टमक में मान लो अगर गैस की दिक्कत है या पेन होने लगा, तो कई बार वो पेन क्या होता है कि अपने को चेस्ट में फील होने लगता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये पेन कौन सा है, एंजाइना का पेन है या स्टमक का पेन है। दोनों में डिस्क्रिमिनेट करने का बहुत आसान सा और बेसिक सा तरीका, हमेशा काम नहीं करे पर बेसिक सा तरीका है। पहला, यहां पे आप ध्यान दें, एंजाइना एक्यूट होता है, अचानक से है, ये परसिस्टेंट नहीं होता। अगर आपको पेन लगातार 1 घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर बना हुआ है, तो आप परेशान ना हो, ये एंजाइना नहीं है, ये आपकी पेट की समस्या है। ठीक, पेट ठीक नहीं है, इंडाइजेशन है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगता है कि जीवन बहुत अनमोल है, खतरा क्यों लिया जाए, तो अब उस कंडीशन में आपके पास एक आसान तरीका है कि जब भी आपको ऐसा लगे, तो आप अपने रूम से उठो, बाहर जाओ, कम से कम आधे घंटे के लिए, या तो आप ब्रिस्क वॉक करें या आप आधे घंटे के लिए रनिंग कर लो। अगर एंजाइना होगा, तो तय बात है कि आप 5 मिनट भी रनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, 5 मिनट रनिंग करना तो बहुत बड़ी बात है एंजाइना होने पर। अगर इंडाइजेशन होगा, तो आधे घंटे की वॉक में क्या होगा, या आधे घंटे की रनिंग में इंडाइजेशन ठीक हो लेगा। ठीक, और अगर एंजाइना होगा, तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एंजाइना है। तो एकदम आसान तरीका क्या है कि उठो, बाहर घूमने जाओ, पर जो घूमना है वो धीमे धीमे नहीं, ब्रिस्क वॉक करीब आधे घंटे के लिए करके देखो। अगर आपको जो दिक्कत होने लगती है, मतलब इसमें क्या होगा, स्वेटिंग होने लगेगी, बहुत ज्यादा थकान होगी, स्थिति होगी कि आपसे बिल्कुल चला ही नहीं जाएगा, तो वो कंडीशन एंजाइना है। अदरवाइज अगर इनडाइजेशन होगा तो ठीक हो ही जाएगा। तो अगली कंडीशन कौन सी, एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब इसमें क्या हुआ, एक चोर या एक मेहमान आपके घर आया। ठीक, अब उस मेहमान ने आपके घर का दरवाजा खटखटाया। ठीक, अब अगर दोनों में से किसी कंडीशन में आप सतर्क हो गए तो ठीक, अगर नहीं हुए, तो उस कंडीशन में डिजीज कौन सी आती है बेटा, हार्ट अटैक। कौन सी कंडीशन आएगी, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को कहा जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या बोलते हैं बेटा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कोई भी अत्यंत बुद्धिमान बालक इस इंफार्क्शन की स्पेलिंग सही करने की कोशिश नहीं करेगा। जो तुम सोचो कि सर को आता नहीं है, सर ने फ्रैक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ये इंफार्क्शन ही होता है, और इंफार्क्शन का मतलब होता है डेथ। आसान भाषा में समझिए हार्ट अटैक क्या है। एक सेना ने दूसरी सेना पे हमला किया, क्या कुछ सैनिक मरेंगे कि नहीं, मरेंगे ना। अटैक का मतलब क्या होता है हिंदी में, हमला। अगर एक देश ने दूसरे देश पर, एक सेना ने दूसरी सेना पे हमला किया, तो कुछ लोगों का मरना तय है। जब भी अगर हार्ट मसल्स के मरने की बात आए, तो आप डिजीज का नाम क्या बताएंगे, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में बताओ, यहां डेथ लंबे समय तक चलती रहेगी कि अचानक होगी, अचानक। तो आपने कहा कि सडन डेथ, और बताएंगे यहां पर होगा सडन डेथ ऑफ फ्यू कार्डियक मसल्स। कुछ कार्डियक मसल की क्या हो जाएगी, डेथ। तो हमने कहा कुछ कार्डियक मसल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। ध्यान देंगे, चाहे मैं कहूं कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, या मैं कहूं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो आपने कहा कि अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हुई, तो उस कंडीशन में कुछ कार्डियक मसल्स की अचानक से क्या हो गई, डेथ। ब्लड सप्लाई घटना शुरू हुई थी, है ना। यहां पे कार्डियक मसल ने चिल्लाना शुरू किया था कि हम मर सकते हैं, हमको बचा लो। अगर नहीं सुना, तो कार्डियक मसल मर गई। तो ये डिजीज का फाइनल स्टेप है। तो अपन ने कहा कि अगली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, जिसमें कुछ कार्डियक मसल्स की डेथ हो जाती है। और डेथ क्यों हुई, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो गई थी, कम। 12वीं में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में स्ट्रेप्टोकाइनेज का नाम याद आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में आप यूज किसका करते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो अपन ने कहा कि यहां पे यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को, किसके केस में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। ये तीन कंडीशन क्लियर। अब अगली सुनेंगे, साथ में सुन लेंगे तो आसानी से याद होगी।
अगली कंडीशन आती है हार्ट फेलियर। अगली कंडीशन हार्ट फेलियर। मान लेते हैं इस साल नीट के एग्जाम में अगर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 600 रहे, सेंट्रल कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही 600, एक बालक के नंबर 590 आए, वो बालक नीट के लिहाज से फेल हो गया कि नहीं? नीट के लिहाज से फेल हो गया, अगले साल फिर उसे तैयारी करनी है। एक बालक के नंबर 150 आई, वो फेल हुआ कि पास हो गया? वो भी फेल हो गया, हुआ ना? एक बालक के नंबर 350 आए, पास हुआ कि फेल? समझिए, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपने क्या किया था, एक कट ऑफ रखी थी, ठीक? अगर हार्ट उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाता तो हार्ट मेडिकल कॉलेज जाएगा क्या? मेडिकल कॉलेज अगर नहीं जाएगा तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि नीट में क्या हो गया? फेल। पर नीट में फेल होने का मतलब जीरो नंबर आना तो नहीं होता है, नहीं होता ना, फेल का मतलब जीरो। भाई मान लो जिस बच्चे के 590 575 नंबर आए, तो उस 590 वाले बच्चे ने कम मेहनत तो नहीं की थी, मेहनत तो उसने खूब की थी। ठीक है भाई, कट ऑफ से 10 नंबर पीछे रह गया, कोई बात नहीं, अगले साल फिर कोशिश करेंगे, आ जाएंगे नंबर। पर इस साल अगर हम बात करें तो भले ही नंबर 590 आए, पर कट ऑफ से क्या है? नीचे। ऐसे ही आपके हार्ट को इतना काम करना चाहिए कि आपकी बॉडी के सारे काम आराम से सुकून से चलते रहें। अगर हार्ट बॉडी को सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई करने में फेल हो जाए, सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई ना कर पाए, तो उस कंडीशन को क्या कहोगे? हार्ट फेलियर। फिर को रिलेट करेंगे, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट को गिरफ्तार किया था, हार्ट की मोबिलिटी जीरो हो गई थी, यानी कि हार्ट रेट कितनी हो गई थी? जीरो। अगर हार्ट रेट जीरो हो जाए तो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। उसे कहा था अपन ने कार्डियक अरेस्ट, हाँ ठीक। अगला, हार्ट की सेना पे किसी दूसरी सेना ने हमला किया, हार्ट के कुछ कार्डियक मसल को मार दिया, तो इस डिजीज को क्या कहेंगे? हार्ट अटैक कहेंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट बेचारा 590 नंबर लाया, 575 350 कुछ भी लाया, पर कट ऑफ नहीं ला पाया, तो नीट के एग्जाम में हार्ट क्या हो गया? फेल। तो फेल होने का मतलब जीरो नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। कार्डियक अरेस्ट में क्या है? एकदम जीरो है, जबकि यहां जीरो नहीं है। अब देखिए, हार्ट फेलियर में आपने कहा कि व्हेन हार्ट इज अनेबल, अगर हार्ट बेटा क्या हो? अनेबल है टू सप्लाई ब्लड सफिशिएंटली, अगर हार्ट क्या करे? सफिशिएंटली सप्लाई ना कर पाए टू बॉडी ऑर्गन्स, तो अगर बॉडी ऑर्गन्स को हार्ट अगर सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट अब क्या हुआ है? फेल हो गया है, हार्ट के पासिंग मार्क्स नहीं आए। ध्यान देंगे, एनसीईआरटी कहती है कि हार्ट फेलियर का एक इफेक्ट होता है कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर में कंजेशन किसका है? लंग्स का। और ये जो कंजेशन ऑफ लंग्स है, इसकी वजह से डिजीज को एक नाम मिलता है, कंजेसिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेसिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। अब कंजेसिव हार्ट फेलियर टर्म को समझेंगे कि क्या है कंजेशन ऑफ लंग्स। तो ये हमारा हार्ट, ठीक, इधर लंग्स और यहां बॉडी। ध्यान देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसे जाना था? बॉडी के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाना था? बॉडी के पास। बताओ, हार्ट फेलियर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट ब्लड बॉडी को पंप कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा ना? सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर रहा है। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो क्या
लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंटली खाली हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना। मतलब समझना, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप किया होता तो इसके अंदर 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आया होता। अब ये 1 मिनट में 4.5 लीटर पंप कर रहा है, तो इसके अंदर आएगा भी कितना? 4.5 लीटर ही ना। आएगा भी कितना? 4.5 लीटर। अब अगर वेंट्रिकल में 4.5 लीटर आएगा तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में लेफ्ट एट्रिया भी तो इतना ही भरा जाएगा। लेफ्ट एट्रिया भी इतना ही भरा जाएगा। वेंट्रिकल के काम न करने की वजह से वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो कम हुआ। इसका बैक इफेक्ट हुआ कि एट्रिया का ब्लड फ्लो कम हुआ, और एट्रिया का ब्लड फ्लो कम होने की वजह से लंग से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा था उस ब्लड का फ्लो भी घट गया कि नहीं? ब्लड का फ्लो क्या हुआ? घटा। ध्यान देंगे, इस वेंट्रिकल से पीछे अगर आप चलते हैं तो पहली बार आपको जो कैपिलरी मिलेगी वो कहां मिलेगी? लंग्स पे। इसके बीच में और तो कहीं कैपिलरी नहीं आनी है, तो पहली बार कैपिलरी कहां आई? लंग्स पे। यहां रिजल्टेंट क्या होगा कि लंग्स पे ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, लंग्स पे ब्लड रुकने लगेगा, ब्लड का लगने लगेगा जाम। इस कंडीशन को कहा जाएगा कंजेसिव हार्ट फेलियर। समझिए, ये जो कंजेशन ऑफ लंग्स है, ये हार्ट फेलियर का बैक इफेक्ट कैसे होता है। तुम्हारी क्लास की छुट्टी हुई 1 बजे, ठीक, सारे बच्चे बाहर निकले। जब बाहर निकले तो आपको पता चला कि एस्केलेटर तो खराब है या बहुत धीमे चल रहा है। ठीक, एस्केलेटर खराब है या धीमे चल रहा है, लिफ्ट भी कोई काम नहीं कर रही है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ध्यान से सुनना, एस्केलेटर के पास भीड़ लगना शुरू होगी कि नहीं? भीड़ लगेगी ना। जाम लग गया, एस्केलेटर के पास जाम लगेगा तो उधर जो बाहर वाला गेट है उसके पास जाम लगेगा ना। वहां अगर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई तो धीमे थोड़े टाइम बाद क्या होगा? आपकी क्लास के गेट तक, यहां तक जाम लग जाएगा। क्या समस्या यहां क्लास के गेट पे है? नहीं, समस्या कहां है? एस्केलेटर पे। पर उसका प्रभाव आपको कहां दिख रहा है? क्लास के गेट पे। तो क्लास के गेट पर जो कंजेशन हुआ, ये कंजेशन किसका इफेक्ट था? एस्केलेटर का। एस्केलेटर से पीछे ये चीज आ रही थी ना, तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा? बैक इफेक्ट। तो समझ में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड की पंपिंग कम हुई, पंपिंग कम होने की वजह से लंग से ब्लड का जाना भी क्या हो गया? कम। अब ब्लड लंग्स के पास ज्यादा देर रुकने लगा, लंग्स पे ब्लड का जाम लगने लगा। तो ब्लड का जाम लगने को ही हम क्या बोलते हैं? कंजेशन ऑफ लंग्स कहा जाता है। तो यहां जो कंजेशन ऑफ लंग्स है, ये इसका क्या है बेटा? तो हमने कहा डिजीज का एक बैक इफेक्ट है। कंजेशन ऑफ लंग्स क्या है? डिजीज का बैक इफेक्ट। तो आपने कहा डिजीज का बैक इफेक्ट होता है कंजेशन ऑफ लंग्स, दैट्स वाई डिजीज को आप क्या बोलते हैं? कंजेसिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो इतने डिसऑर्डर अपने को जमा टोटल पढ़ने थे। एक टर्म आती है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का कम हो जाना। और एक टर्म आती है टैकीकार्डिया, जिसका मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो एक टर्म कौन सी आएगी बेटा? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? हार्ट रेट कम। और एक कंडीशन आती है टैकीकार्डिया, एनसीईआरटी में नहीं है दोनों, इसलिए मैंने आपको तब पढ़ाते हुए नहीं बताया। टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का बढ़ जाना। याद ऐसे रख लेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में बोलो, बी पहले आता है कि टी? तो बी है कम, टी है ज्यादा। तो ब्रेडी क्या हुआ? कम। टैकी क्या हुआ? ज्यादा। तो ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट नॉर्मल से कम, जबकि टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा। तो कुल इतनी चीजें अपने इस चैप्टर में थी। अब एक बार अपन रात में मिलेंगे 9 बजे। जितने भी आपके डाउट्स हो दोनों चैप्टर के वो अपन इकट्ठा कर लेंगे। जितना ईएलपी आपको इस चैप्टर की मिली गई है, ईएलपी आप सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल में ध्यान दें, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के लगभग क्वेश्चन नंबर 100 तक आंसर की में कुछ गड़बड़ है। ठीक,
उसमें क्या है, 30 का जो आंसर है वो आपको 31 में मिलेगा, 31 का आंसर 32 में, यानी कि एक एक क्वेश्चन आगे आंसर देखते जाना। ठीक, तो 30 का आंसर कहां, 31 में, 31 का 32 में, ऐसे ही 56 का कहां मिल जाएगा, 57 में। तो ये अपन करेंगे और ईएलपी वगैरह में जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा वो अपन इकट्ठे कर लेंगे। 9:30 से ज्यादा लेट हो जाएगा। मुझे क्या रात में ज्यादा जल्दी सोने की आदत है, मैं ज्यादा देर तक नहीं जगता, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि 9 से 10, 10:30 तक बाइंड अप कर ले अपन। ठीक, ओके।